इस लाइन को तो आपने सुना ही होगा कि विलन्स कभी पैदा नहीं होते, लोग उन्हें वो बनने पे मजबूर कर देते हैं। ये मानवा भी कुछ ऐसे ही शुरू होती है, पर ये कहां तक जाएगी ये तो मुझे भी नहीं पता। पर इस मानवा में आपको लव, रिवेंज, रीइंकार्नेशन, एक्शन, ड्रामा सारी चीजें ही मिल जाएंगी। मानवा की स्टार्टिंग में हमारा मेन कैरेक्टर, जिसका की नाम सेमन है, वो अपने क्रश कैटरीन को प्रपोज करता है और कैटरीन भी उसके प्रपोजल को मान जाती है, क्योंकि वो भी सेमन से काफी ज्यादा ही प्यार करती थी। वो लोग डिसाइड करते हैं कि जैसे ही सेमन एक इंटरमीडिएट मेज बन जाएगा, तुरंत ही वो लोग शादी भी कर लेंगे। और सेमन को भी खुद के ऊपर पूरा ही कॉन्फिडेंस था, क्योंकि उसकी गोलम के ऊपर नई थीसिस काफी ज्यादा ही अच्छी जा रही थी। यहां तक कि एल्डर्स को भी उसकी थीसिस काफी ज्यादा ही पसंद आई थी। पर ये खुशी के पल ज्यादा देर तक नहीं चले। अगले ही सीन में सेमन एकदम ही शांत खड़ा हुआ था और उसके सामने वही एल्डर सेमन की थीसिस को खुद का बताकर वाहवाही और इन्वेस्टमेंट के लिए रुपया बटोर रहे थे। और तभी जो इंसान इन्वेस्टमेंट कर रहा था वो एल्डर से एक चीज मांगता है और एल्डर भी उसके बारे में मान जाते हैं। तभी सेमन को पीछे से किसी की आवाज आती है और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो ये और कोई नहीं कैटरीना थी, जिसे कि दो गार्ड्स जबरदस्ती यहाँ पर लाए हुए थे। और वो एल्डर कैटरीना को ही उस ड्यूक को देने वाला था। पर इन सारी चीजों को देख के सेमन को इतना गुस्सा आता है कि वो डायरेक्टली ही उन लोगों के ऊपर अटैक करने को बढ़ जाता है। पर जैसा कि सेमन सिर्फ अभी लो रैंक मैजिशियन है और एल्डर उससे काफी ज्यादा ही ताकतवर है, एल्डर के एक ही अटैक से सेमन काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। सेमन की ऐसी हालत को देख के कैटरीना उसके लिए बहुत ज्यादा ही परेशान थी। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें सेमन को डायरेक्टली ही प्रिजन में दिखाया जाता है, जहां पर काफी ज्यादा ही दिन बीत चुके थे। सेमन एक चूहे को अपने हाथ में पकड़ के उसके ऊपर कुछ कर रहा था, पर तभी पीछे से दो गार्ड हंसते हुए आते हैं और कहते हैं, अब देखो इसने अपनी भूख मिटाने के लिए चूहे तक खाना शुरू कर दिया। और दूसरा गार्ड कहता है कि मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि जब से वो लड़की मरी है तब से इस बंदे ने अपना दिमाग पूरी तरीके से ही खो दिया है, और इससे हमें पता चलता है कि कैटरीन मर चुकी है। और वो गार्ड्स ऐसे ही सेमन की बेइज्जती करते हुए आगे निकल जाते हैं। उसी टाइम पे सेमन कैटरीन से माफी मांगते हुए अपना नाखून उखाड़ लेता है। तभी बाहर रहे हुए गार्ड को भी कुछ अजीब लगता है और वो एक चूहे को मारकर देखता है तो उसे उस चूहे के ऊपर एक मैजिक सर्कल दिखता है, जिसे देख के उसे समझ आ जाता है कि सेमन कुछ करने वाला है। और प्रिजन के अंदर सेमन अपने ब्लड से एक मैजिक सर्कल को बना रहा था। जब तक गार्ड सेमन को रोक पाते उससे पहले ही सेमन का मैजिक सर्कल कंप्लीट हो चुका था और बिना किसी देरी के वो उसे एक्टिवेट कर देता है, जिससे हमें देखने को मिलता है कि जितने भी चूहे प्रिजन में थे वो सबके सभी गोलम मॉन्स्टर्स में बदल चुके थे। तभी सेमन गार्ड्स की तरफ मुड़ते हुए कहता है कि ऐसा ही चेहरा कैटरीना ने भी बनाया होगा, और वो उस गोलम को कंट्रोल करते हुए उन गार्ड्स का किस्सा वहीं पर ही खत्म कर देता है। उसके बाकी गोलम्स भी और गार्ड्स का किस्सा खत्म करते जा रहे थे। तभी सेमन किसी साइको की तरह कहता है रोते हुए, चिंता मत करो कैटरीना, मैं पूरी दुनिया को ही बदल के रख दूंगा। थोड़ी देर बाद हमें उस एल्डर को दिखाया जाता है जिसके सामने सेमन अपने गोलम पे खड़ा था, और वो एल्डर चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुमने अपना दिमाग खो दिया है? तुमने ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल क्यों किया? सेमन तभी गुस्से में कहता है, इससे क्या ही अब फर्क पड़ने वाला है, तुम कोई भी नहीं होते मुझे जज करने वाले। और तभी वो उस एल्डर और उसके साथ साथ उस ड्यूक का किस्सा वहीं पर ही खत्म कर डालता है। उस जगह को पूरी तरीके से ही तबाह करते हुए सेमन कहता है, ये दुनिया इतनी ज्यादा नीचे गिर चुकी है तो फिर मैं इस पूरी की पूरी दुनिया को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। सीन शिफ्ट होकर हमें एक दूसरी जगह पे दिखाया जाता है, जहां पर एक किंग लाकन नाम के नाइट को हीरो का टाइटल दे रहा था। और अब हमें पता चलता है कि सेमन ने अपनी आर्मी के बलबूते अब तक 2 किंगडम्स और एक ड्यूकडम को पूरी तरीके से ही तबाह कर दिया है, और अब पूरी की पूरी दुनिया की किस्मत सिर्फ इस हीरो के ही हाथों में है। लार्कन बिल्कुल भी टाइम ना गवाकर डायरेक्टली ही अपनी आर्मी को तैयार करते हुए सीधे डीमन किंग से फाइट करने के लिए निकल जाता है, और डीमन किंग और कोई नहीं सेमन है। तभी हमें सेमन और कैटरीना की थोड़ी पास्ट मेमोरीज देखने को मिलती हैं, जिससे हमें समझ आता है कि वो दोनों एक दूसरे से कितना ज्यादा प्यार करते थे। और तभी प्रेजेंट में सेमन अपने मैजिक टावर के सामने खड़े होकर कहता है, कैटरीना तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसमें थोड़ी देर लग गई है पर मैं जल्द ही
पूरी दुनिया को तबाह कर डालूंगा। और हमें उसके सामने लार्कन और उसकी पूरी आर्मी खड़ी दिखती है और तभी हीरो लार्कन सामने आकर कहता है, आज मैं तुम्हारे जितने भी बुरे काम तुमने किए हैं उसकी सजा देने आया हूं। जिससे सेमन काफी ज्यादा ही तेजी से हंसना शुरू कर देता है और कहता है, आखिरकार तुम होते कौन हो मुझे उस घटिया जस्टिस नाम की चीज से जज करने वाले। और वो अपने मैजिक को एक्टिवेट करके वहां पर पूरी की पूरी गोलम की आर्मी खड़ी कर देता है। और उस गोलम की आर्मी बनता हुआ देखकर हमें सामने वाली आर्मी की आंखों में डर साफ सुथरा ही दिख रहा था। तभी हीरो लार्कन आगे बढ़ते हुए सेमन के एक इलाइट गोलम को एक झटके में ही टुकड़ों में बदल देता है, जिससे उसकी आर्मी भी गोलम से फाइट करने के लिए और ज्यादा इंकरेज हो जाती है। और ऐसे ही उनकी बैटल आगे चलती रहती है और हमें बैटल के आखिरी में देखने को मिलता है कि सेमन अपने एक गोलम के साथ हीरो लार्कन के सामने खड़ा हुआ था और तभी सेमन का वो गोलम पूरी तरीके से ही टुकड़ों में बदल जाता है। साइमन को भी समझ आ जाता है कि उसका टाइम खत्म हो चुका है, पर अभी भी उसने जो किया था उसके ऊपर उसे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं था। बस वो रोते हुए लार्कन से इतना ही कहता है, ये दुनिया अंदर से ही सड़ चुकी है, अगर ये तुम्हारी वजह से नहीं होता तो फिर मैं इसे डिस्ट्रॉय कर डालता। मैं तुम्हारी पूरी ब्लड लाइन को ही कर्ज करता हूँ कि वो अपनी पूरी की पूरी जिंदगी सफर करते हुए जिएगी। इन लाइनों को सुन के एक बार के लिए लार्कन तक रुक जाता है, पर वो अपने आखिरी अटैक से साइमन को वहीं पर ही खत्म कर देता है। अभी भी साइमन के दिमाग में सिर्फ वही पल आ रहे थे जो उसने कैटरीना के साथ बिताए थे। अचानक से ही सेमन अपनी आंखें खोलता है और वो अपनी गर्दन उसकी जगह पे महसूस करके काफी ज्यादा शॉक था। और अब तो उसकी बॉडी पे कोई चोटों के निशान भी नहीं थे, पर सेमन को आसपास की कोई भी चीज पहचान में ही नहीं आ रही थी। और तभी उसे उसके सामने एक बड़ी सी तस्वीर दिखती है और किसी की नहीं, हीरो लार्कन की। अचानक से ही उस कमरे का दरवाजा खोलते हुए एक बटलर आता है जो कि काफी ज्यादा ही खुश था अपने यंग मास्टर को जागा हुआ देख के, और वो गले लगते हुए कहता है कि आप 2 दिनों से बेहोश थे। तभी सेमन कहता है कि कौन यंग लॉर्ड, मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। जिस चीज से वो बटलर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो सदमे में जाते हुए कहता है, क्या आपने अपनी मेमोरी खोली? ये पूरी की पूरी मेरी गलती है, मैं आपकी अच्छे तरीके से देखभाल नहीं कर पाया। पर तभी वो खुद को शांत करते हुए सेमन को उसके बारे में बताता है कि आप एक लौते सक्सेसर हैं लार्कन विस्काउंटी के, जो कि डिसेंडेंट हैं ग्रेट हीरो लार्कन के, और आपका नाम ल्यूक डी लार्कन है। और अब हमें पता चलता है कि सेमन की सोल एक ऐसी बॉडी में आ चुकी है जो कि उसी के ही सबसे बड़े दुश्मन का डिसेंडेंट है। इन बातों को सुन के सेमन भी पूरी तरीके से ही शॉक था और अब से मैं इसे ल्यूक ही बुलाया करूंगा ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। ल्यूक को अब तक भरोसा नहीं हो रहा था कि लार्कन को मरे 500 साल बीत चुके हैं। तभी वो भागते हुए जाकर एक दरवाजे को खोलता है और उसे उसके सामने एक बहुत बड़ा सा आर्मर देखने को मिलता है, जिसे देखने के बाद उसके मुंह से एक ही लाइन निकलती है कि आखिरकार ये चीज क्या है। पर अगर ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है तो जो अभी बटलर ने उसे बताया वो सब कुछ ही ठीक था, क्योंकि ये जो फिलहाल उसके सामने खड़ा है वो गोलम मैजिक से काफी ज्यादा ही एडवांस है। ऐसी चीज सिर्फ वो अपने सपने में ही सोच सकता था। तभी पीछे से बटलर आकर हमारे लूक को बुलाता है, पर लूक के मुंह से सिर्फ एक ही लाइन निकलती है कि आखिरकार ये चीज है क्या जिसे मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं। तो बटलर उसे देखते हुए बताता है कि इसे हम लोग जाइगेंट कहते हैं, जो कि एक बाइपेडल ह्यूमनॉइड वेपन है। लूक जाइगेंट को देख के इतना तो समझ चुका था कि इसमें गोलम मैजिक का इस्तेमाल हुआ है, जिस बात पे बटलर हामी भरते हुए बताता है कि ये साइंटिफिक हैक टेक और मैजिक से मिलकर बना है। इसकी एडवांस टेक्नोलॉजी के चलते इसे बाहर से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इसी वजह से इसके अंदर बैठकर इसे चलाया जाता है। लूक, जो कि खुद पिछली लाइफ में इतना बड़ा गोलम मैजिक में एक्सपर्ट था, उसे खुद इस जाइगेंट की तारीफ करनी पड़ती है कि ये काफी ज्यादा ही अमेजिंग वेपन है, क्योंकि गोलम मैजिक का इस्तेमाल करते टाइम तुम एकदम ही डिफेंसलेस रहते हो, पर जाइगेंट में तुम उस चीज के अंदर रहते हो जिसकी वजह से तुम किसी अटैक पे और भी ज्यादा जल्दी रिएक्ट कर पाओगे और तुम्हारा डिफेंस भी काफी ज्यादा ही स्ट्रांग होने वाला है। इस चीज ने उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया है जो कि गोलम मैजिक में थी। ल्यूक को अब भी एक चीज समझ नहीं आई थी कि आखिरकार क्यों वो 500 साल बाद रिकार्नेट हुआ है, वो भी अपने एक एनिमी के डिसेंडेंट के तौर पे, और थोड़े टाइम
टाइम बाद बटलर की तेज से चीखने की आवाज आती है माय लॉर्ड, और हमें दिखाया जाता है कि ल्यूक टेबल के ऊपर चढ़ के वाइन पिए जा रहा था, पर बटलर बार बार उसे मना करने की कोशिश कर रहा था। तभी ल्यूक उससे कहता है कि मैं लार्कन का डिसेंडेंट हूं, तो फिर इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं काफी ज्यादा ही हेल्दी। बस वो इतना ही कह पाता है, तभी उसे एक झटका महसूस होता है और वो अपने घुटनों पे आ जाता है। तब बटलर उसे बताता है कि इसी वजह से मैं आपको सावधान कर रहा था, आपके ऊपर एक कर्ज है, आपको चीजों को और ज्यादा सावधानी से करना चाहिए क्योंकि आप कर्ज्ड हैं। कर्ज का नाम सुन के ल्यूक को कुछ भी समझ नहीं आता, जिसके इस रिएक्शन को देख के बटलर समझ जाता है कि ल्यूक को कुछ भी याद नहीं रहा। तो फिर वो बताना शुरू करता है वही डीमन किंग की शुरुआत से लेकर अब तक की स्टोरी, जो कि ल्यूक को बहुत अच्छे से पता थी। तो फिर वो कहता है डायरेक्टली ही पॉइंट पे आओ। तो बटलर उसे बताता है कि लॉर्ड लार्कन ने डीमन किंग को मार के काफी ज्यादा ही तारीफों को हासिल किया, पर वो जल्दी ही मर गए डीमन लॉर्ड के कर्ज के चलते। पर इससे ल्यूक को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। पर तभी उसे अपनी कही हुई आखिरी बात याद आती है कि तुम्हारी पूरी ब्लड लाइन सफर करेगी। पर उसे याद करके वो खुद ही एम्बैरेस हो जाता है, क्योंकि उसने तो वो लाइनें सिर्फ ऐसे ही कह दी थी, क्योंकि उस टाइम वो लार्कन के ऊपर हद से ज्यादा ही गुस्सा था। पर वो एक कर्ज बन जाएंगी, इसका ल्यूक को बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। तभी हमें हिस्ट्री बताई जाती है कि 500 साल पहले वर्ल्ड कुछ ज्यादा ही पीसफुल था। तभी डीमन लॉर्ड कहीं से आ गया, उसका डार्क मैजिक इतना ज्यादा ताकतवर था कि वो किसी भी आर्मी को पल भर में ही गायब कर सकता था। उसी टाइम हीरो लार्कन के चलते इस कहर का अंत हुआ, पर डीमन लॉर्ड ने मरते मरते हीरो लार्कन की पूरी फैमिली के ऊपर कर्ज किया कि वो सफरिंग में जिएंगे। इसी वजह से हीरो लार्कन के ज्यादातर डिसेंडेंट यंग एज में ही बहुत बुरी मौत मारे गए। और ये स्टोरी ल्यूक एक किताब में से पढ़ रहा था। इसे पढ़ने के बाद ल्यूक को समझ नहीं आ रहा था कि कब उसने पिछली लाइफ में किसी कर्ज को कास्ट किया था। पर जो भी हो, इन सारी बातों को छोड़ के ल्यूक इस एरा के बारे में और जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर देता है, ताकि अगर कोई उसके फॉलोअर्स भी हों तो उन्हें वो रिक्रूट कर पाए। पर उसे किताबें पढ़ने के बाद समझ में आता है फॉलोअर्स की तो बात छोड़ ही दो, अभी के लोग डीमन लॉर्ड की एग्जिस्टेंस को पूरी तरीके से भूल ही चुके हैं। तभी ल्यूक वाइन पीता जा रहा था और इस बॉडी की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि इसमें ना ही कोई माना था और ना ही कोई स्टेमिना। तभी वो लड़खड़ा के गिर जाता है और वो उदास होते हुए कहता है कि मैं कुछ भी अचीव नहीं कर पाया, मुझे तो बस ऐसा ही एक वर्ल्ड बनाना था जहां पर सबके पास बराबर राइट्स हों। तभी उसे बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और जब वो बाहर जाकर देखता है तो एक मर्चेंट जो कि चिल्लाकर ये कह रहा था कि मुझे यंग मास्टर से बात करनी है। उसके बात करने के टोन को सुन के ल्यूक को समझ आ जाता है कि लार्कन के डिसेंडेंट्स ने कर्जा बहुत ज्यादा ले रखा है। तभी वो मर्चेंट चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार कब तुम मुझे मेरे 30,000 पीसो वापस करने वाले हो, और पीसो इस वर्ल्ड की करेंसी है। बटलर उस मर्चेंट से और टाइम मांगने की कोशिश करता है, पर वो मर्चेंट मना करते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता तुम इसे वापस भी कर पाओगे, तो फिर क्यों ना तुम इसके बदले मुझे एक जाइगेंट दे दो। पर इस बात को सुन के लार्कन टेरिटरी का नाइट कमांडर काफी ज्यादा गुस्से में कहता है कि हमारे पहले से ही बहुत ज्यादा जाइगेंट बिक चुके हैं, अब क्या हम ये भी तुम्हें दे दें ताकि हम पूरे ही डिफेंसलेस हो जाएं। और वहां का अकाउंटेंट भी इस बहस में भाग ले लेता है। मर्चेंट से बहस करना छोड़ के वो लोग आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं। तभी मर्चेंट बीच में बोलता है मैं खुद भी चाहता हूं कि जाइगेंट्स और ये मैनर मैं हासिल कर लूं, पर तुम लोग हीरो की फैमिली से बिलोंग करते हो तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, इसी वजह से तुम मुझे वो दे दो। और वो जाइगेंट की तरफ इशारा करता है, जिससे नाइट कमांडर काफी ज्यादा भड़क जाता है। पर तभी वो समझाते हुए कहता है मैं जाइगेंट के बारे में बात नहीं कर रहा, बल्कि उसके पीछे बना मैजिक टावर की बात कर रहा हूं। जो बात बटलर के साथ साथ नाइट कमांडर और अकाउंटेंट को भी काफी ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि वो मैजिक टावर उनके किसी भी काम का नहीं था। पर तभी ल्यूक उस मैजिक टावर को देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वो और किसी का नहीं बल्कि पिछली लाइफ में उसी का ही मैजिक टावर हुआ करता था। और उस मैजिक टावर से उसकी और कैटरीना की काफी ज्यादा ही मेमोरीज जुड़ी हुई थी। तभी नीचे अकाउंटेंट तो इस डील के लिए मानने ही वाला था, तब तक ल्यूक चलते हुए बाहर आता है, जिसे देख के बटलर तो ल्यूक के लिए काफी ज्यादा ही परेशान था। पर ल्यूक गुस्से में कहता है कि साइड हट जाओ। ल्यूक को देख के
वो मर्चेंट काफी ज्यादा ही अच्छा बनते हुए लूक को भी अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है, पर लूक काफी ज्यादा ही गुस्से में कहता है, क्या तुम्हें पता है वो जगह कौन सी है? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उस जगह को कंट्रोल करने की? उसके इतने गुस्से वाले चेहरे को देख के उस मर्चेंट के साथ साथ उन नाइट्स की भी हालत खराब हो जाती है। मर्चेंट कुछ कह भी पाता उससे पहले ही लूक कहना शुरू करता है, वो जगह हमारी टेरिटरी के एकदम ही बीचों बीच है। तुम्हारा असली मकसद तो अपने इन्फ्लुएंस को और भी ज्यादा बढ़ाना है, इसी वजह से तुम टूरिज्म के नाम पे अपने लोगों को हमारी टेरिटरी में लाते जाओगे। क्या मैंने इस चीज को सही कहा है? जिस बात को सुन के एक बार के लिए वो मर्चेंट तक घबरा जाता है, पर तभी वो खुद भी चिल्लाना शुरू कर देता है कि तुम्हारे लार्कन हाउस होल्ड ने हमसे एक उधार लिया था, अब क्या हम अपने उधार को तुमसे चीजें लेकर ले नहीं सकते? ये कौन सा ही इंसाफ हुआ? तभी ल्यूक कहना शुरू करता है कि मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारा उधार चुकता नहीं करने वाला? मुझे 15 दिन दो, नहीं सिर्फ 10 दिन, मैं तुम्हें इंटरेस्ट के साथ साथ उसे दे दूंगा। और उसके इतने गुस्से को देख के उन नाइट्स और उस मर्चेंट की तो हालत खराब हो जाती है और वो डायरेक्टली ही अपने कैरेज में चढ़ के जाते हुए कहता है कि मैं भी देखता हूं आखिरकार तुम कैसे अपने इन शब्दों को पूरा कर पाते हो। पीछे से नाइट कमांडर लूक को बुलाता है, उसके रिएक्शन से तो ऐसा लग रहा था कि वो लूक के ऊपर काफी ज्यादा ही गुस्सा है, पर तभी वो तीनों लोग ही काफी ज्यादा खुशी से कहते हैं कि हम तो आपकी इस स्टेटमेंट से काफी ज्यादा ही खुश हैं, आप एक असली हायर हैं लार्कन विस्काउंटी के। आपने आज उसे दिखा दिया कि आप हीरो लार्कन की ब्लड लाइन से बिलोंग करते हैं। उन सब के रिएक्शन को देख के ल्यूक तो काफी ज्यादा चिढ़ जाता है। वो सोचता है कि ऐसा लगता है इस जिंदगी में मुझे इनके चलते डीमन किंग दोबारा बनना होगा। पर तभी बटलर ल्यूक से पूछता है कि आखिरकार आप उस कर्जे को कैसे ही चुकाने वाले हैं? तो लूक का सबसे पहला सवाल तो यही रहता है कि आखिरकार ये 30,000 पीसो होते कितने हैं? तो बटलर समझाते हुए बताता है, उससे आप लगभग 10,000 बोरे गेहूं के खरीद सकते हैं। क्यों ना हम ऐसा करें कि किसी दूसरे मर्चेंट से लोन लेकर इस उधार को चुका दें? पर लूक मना करते हुए कहता है कि ऐसे हम लोग इस साइकिल में फंसे ही रह जाएंगे। मैं अपने तरीके निकाल लूंगा इस उधार को चुकाने के लिए, तुम्हें बस देखते ही रहना है। और तभी लूक अपने मेंशन के अंदर जाकर वहां के एसेट्स, फैसिलिटीज और खाने पीने के ऊपर ध्यान देता है, जो कि काफी ज्यादा ही खराब थे। और वो चिल्लाते हुए बटलर से पूछता है, ये तो वही हाउस होल्ड था जिसने डीमन किंग को मारा था, तो आखिरकार कैसे हम इतने ज्यादा गरीब हो गए? तो बटलर शुरुआत से समझाते हुए बताता है, हाँ जैसे ही हीरो लार्कन ने डीमन किंग को मारा था, हमें लीविया किंगडम से काफी ज्यादा जमीन मिली थी और मार्क्विस का टाइटल भी। पर लीविया किंगडम में बाद में सिविल वॉर अंदर ही शुरू हो गई, जिसके चलते हीरो लार्कन को भी वॉर में हिस्सा लेना पड़ गया। पर डीमन लॉर्ड के कर्ज के चलते वो वॉर में ही मर गए और जिस ड्यूक ने सिविल वॉर शुरू की थी उसने हमारी विस्काउंटी को इस बॉर्डरलैंड पे जाकर फेंक दिया। ल्यूक को ये बात अच्छे से ही समझ आ गई थी, पर अभी भी वो ये नहीं समझ पाया कि हम लोग फाइनेंस में इतने ज्यादा कमजोर कैसे पड़ गए। तो बटलर उसे बताता है कि हमारे जितने भी एंसेस्टर्स थे उन्होंने अपनी ग्लोरी को पाने के लिए सारी चीजें ही इस्तेमाल कर ली और उसमें सबसे ज्यादा उन्होंने पैसे को इस्तेमाल किया है। पर डीमन लॉर्ड के कर्ज के चलते सभी एंसेस्टर्स अपनी यंग ही एज में मारे गए, जिस वजह से हम अपनी ग्लोरी को कभी भी हासिल ही नहीं कर पाए और इसी वजह से हमारी लार्कन विस्काउंटी इतनी ज्यादा गिर चुकी है। और अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको याद दिला दूं कि आप भी इसी वजह से बेहोश हुए थे, क्योंकि आप हद से ज्यादा ही काम कर रहे थे अपने पुरानी रेपुटेशन को हासिल करने के लिए। इन सारी बातों से लूक को समझ आ जाता है कि अभी फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो लोग कर सकते हैं। पर तभी पीछे से बटलर कहता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं अपनी लाइफ रिस्क पे रख दूंगा उस पैसे को इकट्ठा करने के लिए। लूक कहता है इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मुझे एक आइडिया मिल चुका है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि बटलर और अकाउंटेंट काफी ज्यादा ही शॉक थे और यही हाल बाकी लोगों का भी था, क्योंकि लूक ने अपने एंसेस्टर द ग्रेट हीरो लार्कन का स्टैचू गायब कर दिया था। और तब बटलर को समझ आता है कि लूक उस पूरे टाइम इस स्टैचू को बेचने की बात कर रहा था। बेचारे बटलर को उसी टाइम एक सोल्जर से पता चलता है कि यंग मास्टर लूक तो विस्काउंटी को छोड़ के जा चुके थे जब सिक्योरिटी सबसे ज्यादा कम टाइट थी, जिसे सुन के वो बटलर अपने घुटनों पे आते हुए कहता है कि आखिर
आखिरकार यंग मास्टर आप सोच क्या रहे हैं। सीन शिफ्ट होकर हमें ल्यूक की तरफ दिखाया जाता है जहां पर वो अभी भी वाइन पिए जा रहा था। तभी कैरेज ड्राइवर उससे पूछता है क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं, पर ल्यूक को अभी उसका नाम तक याद नहीं था। तो वो बंदा अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मेरा नाम फिलिप्स है और मैं आपका गार्ड नाइट हूं। और वो तभी पूछते हैं कि आखिरकार आप इस स्टैचू के साथ करने क्या वाले हैं। तो ल्यूक सीधे सीधे ही कह देता है कि मैं इसे पिघलवा के इसे बेचने वाला हूं। फिलिप्स शॉक होते हुए कहता है कि आपको दोबारा सोच लेना चाहिए, इस स्टैचू से 500 साल पुरानी हिस्ट्री जुड़ी हुई है। ल्यूक उसकी बात को काटते हुए कहता है क्या तुम्हें लगता है कि उस हिस्ट्री से हमें कुछ फायदा भी होने वाला है? क्या वो हमारा पेट भर पाएगी? और फिलिप्स के पूछने पे ल्यूक बताता है हाँ मुझे भी पता है कि इस स्टैचू के बेचने से हमें उतने तो रुपए नहीं मिलेंगे, पर मेरे पास बहुत ज्यादा ही अच्छा प्लान है। फिलिप्स काफी ज्यादा ही उम्मीद से उस प्लान को पूछता है। ल्यूक के मुंह से जवाब में उसे सुनने को मिलता है कि मैं गैम्बलिंग करने वाला हूं। इस लाइन को सुन के फिलिप्स वहीं पर ही कैरेज रोक देता है और वो कहता है कि अगर मुझे ये पहले पता होता तो मैं आपके साथ कभी यहां पर आता ही नहीं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, हम लोग वापस जाकर बाकी लोगों से माफी मांग सकते हैं। ल्यूक तभी कहता है क्या तुम थोड़े गधे हो? अगर हम लोग अभी वापस गए और उन लोगों को पता चल गया कि हम लोग गैम्बलिंग करने जा रहे थे तो वो लोग हमें बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगे। हो सकता है वो हमें फैमिली से ही परमानेंटली निकाल दे, पर मैं उस फैमिली का यंग लॉर्ड हूं तो मेरे साथ तो कुछ नहीं होने वाला। शायद से तुम्हें वो लोग बाहर जरूर फेंक दे। तो तुम्हें अपने दिमाग का इस्तेमाल करके चॉइस करनी चाहिए, इस स्टैचू को बेच के पैसे कमाना या फिर पीछे जाकर फैमिली से एक्सपेल हो जाना। बेचारे फिलिप्स के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। वो लोग जहां जा रहे थे वहीं पर ही जाने लगते हैं। फिलिप्स मन में रोते हुए सोचता है कि मैंने सुना था यंग मास्टर की पर्सनालिटी बदल चुकी है जब से वो कोमा से उठे हैं। अब मुझे समझ आ रहा है कि वो पहले से ज्यादा डेविल बन चुके हैं। थोड़े टाइम बाद हमें देखने को मिलता है कि लूक और फिलिप्स एक बोट के पास खड़े थे। बेचारे फिलिप्स को तो अभी भी डर लग रहा था, पर अब कोई चांस ही नहीं था कि वो यहां से वापस जाए। तो फिर वो लूक के ही साथ आगे बढ़ता रहता है और तभी उनकी बोट भी हार्बर से छूट जाती है। सीन शिफ्ट होकर हमें हार्बर सिटी लमेर दिखाई जाती है जहां पर फिलिप्स ने एक मर्चेंट से स्टैचू की डील कर ली थी। तभी लूक उसे बुलाते हुए कहता है जल्दी से मुझे आकर गाइड करो। गैम्बलिंग हाउस तक जाते हुए लूक नोटिस करता है कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं, क्योंकि 500 साल पहले यहाँ पर ज्यादातर लोग नहीं आ पाते थे क्रैकन की वजह से। तभी फिलिप्स लूक से पूछता है कि हम लोग यहाँ पर आ तो चुके हैं, पर जो यहाँ पर गैम्बलिंग होती है वो काफी ज्यादा ही बड़ी होती है, क्या आप इसे हैंडल भी कर पाएंगे? लूक फुल कॉन्फिडेंस में जवाब देता है अगर मैं कॉन्फिडेंट ना होता तो फिर मैं यहाँ पर कभी आता ही नहीं। और हमें दिखाया जाता है कि वो एक बहुत आलीशान गैम्बलिंग हाउस के सामने खड़े थे और लूक तो बिना किसी हिचक के अंदर जाने लगता है। पर बेचारा फिलिप्स काफी ज्यादा घबराया हुआ था और तभी वो खुद को शांत करते हुए लूक से पूछता है क्या आपको गैम्बलिंग के गेम्स जीतना भी आता है? तो उसे लूक के मुंह से सुनने को मिलता है कि गैम्बलिंग में तुम्हारा एटीट्यूड ही सब कुछ है। थोड़े टाइम बाद हमें देखने को मिलता है कि लूक लगातार ही हारे जा रहा था। बेचारे के पास भी कोई शब्द नहीं रहे थे कहने के लिए, और जो लूक से जीत रहा था वो तो काफी ज्यादा ही खुश था, ये कहते हुए सच में ऐसा बहुत कम ही होता है कि आप जैसे किसी कूल यंग लॉर्ड के साथ गेम खेलने को मिले। पर अब लूक के पास ज्यादा सिक्के नहीं रहे थे। तभी लूक फिलिप्स से कहता है कि जितने भी रुपए हमारे पास हैं उन सभी को सिक्कों में बदलवा लो। पर बेचारा फिलिप अब काफी ज्यादा घबरा चुका था लूक को इतनी बार हारते हुए देख के, और जो उसका अपोनेंट था वो तो काफी ज्यादा ही खुश होकर सोच रहा था कि आज मेरा अच्छे पागल से पाला पड़ा है। जैसे ही लूक के पास सिक्के आ जाते हैं इस बार वो सारे सिक्कों को ही एक साथ ही बेड पे लगा देता है, जिससे उसका अपोनेंट कुछ ज्यादा ही खुश था। और थोड़े टाइम बाद वो अपोनेंट अपने कार्ड्स को देख के कहता है कि एक बार फिर से मैं जीत गया, आज तो गॉडेस ऑफ लक का ही मेरे साथ है, और वो सिक्कों को बटोरना शुरू कर देता है। तभी लूक उसे रोकते हुए कहता है कि अब तक मैंने अपने पत्ते तुम्हें नहीं दिखाए। तभी लूक उन्हें पलट के दिखाता है जिन कार्ड्स को देख के उसका अपोनेंट पूरा ही शॉक होते हुए कहता है कि ये चीज तो कोई सेंस नहीं बनाती। लूक उसके मजे लेते हुए कहता है कि यही तो गैम्बलिंग है, तुम्हारे साथ मैच खेल के काफी ज्यादा ही मजा आया। इस चीज को देख के फिलिप्स तो हद से ज्यादा ही खुश था, पर लूक का अपोनेंट उतना ही गुस्सा होकर कहता है कि पक्का ही तुमने कार्ड्स के साथ कुछ किया है, आखिरकार तुमने किस ट्रिक का इस्तेमाल किया?
तभी ल्यूक कहते हैं, अच्छा तुम ट्रिक की बात कर रहे हो, क्या तुम इन दोनों लड़कियों की बात कर रहे हो जो कि मेरे पीछे खड़ी हैं? जिससे उसका अपोनेंट पूरा ही शॉक होकर सोचता है कि आखिरकार इसे कैसे पता चला। और दूसरे साइड ल्यूक मन में सोच रहा था, क्या ये मुझे गधा समझते हैं? हर बारी इसके सबऑर्डिनेट्स इसे बता देते थे कि मेरे पास कौन से कार्ड हैं और वो अपने कार्ड्स को उसी हिसाब से बदल लेता था। पर अब तक मैं हारता इस वजह से रहा क्योंकि मुझे हर कार्ड के ऊपर अपना थोड़ा माना लगाना था, और जैसे ही ऐसा हो गया तुरंत ही मैंने पूरा का पूरा गेम ही बदल दिया। और वो कहता है, अब जल्दी से अपनी हार मान लो। तभी उसका अपोनेंट कहता है, आज का बिजनेस हमारा खत्म हुआ, अब यंग मास्टर को थोड़े मैनर्स सिखा दो। हमें ल्यूक के पीछे काफी ज्यादा ही लोगों को दिखाया जाता है, जिन्हें देख के ल्यूक बस एक ही लाइन कहता है, कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। और वो अपने हाथ में माना को इकट्ठा करना शुरू कर देता है और सभी लोग ल्यूक के ऊपर अटैक करने वाले थे। पर उससे पहले ही फिलिप्स अपनी स्वॉर्ड को निकाल के उन सभी लोगों को एक ही झटके में हरा डालता है। और वो गुस्से में कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लार्कन फैमिली के हायर के ऊपर अपनी स्वॉर्ड्स निकालने की? क्या तुम्हें मरने की इच्छा है? जिससे उस बंदे की हालत बहुत ज्यादा ही खराब हो जाती है। फिलिप्स की इतनी स्ट्रेंथ को देख के ल्यूक भी काफी ज्यादा इंप्रेस था। फिर हमें दिखाया जाता है कि फिलिप्स अपने कंधों पे एक बहुत बड़ा सा बैग लिए जा रहा था, जो कि काफी ज्यादा खुशी से ल्यूक से कहता है कि मेरे हिसाब से ये 10,000 पीसों तो होंगे। पर अब इन सारी चीजों के बाद ल्यूक को इतना समझ आ जाता है कि अब वो गैम्बलिंग हाउस से ज्यादा रुपया नहीं कमा सकता। तभी वो फिलिप्स से पूछता है कि ऐसी कोई जगह है जहां पर हम और भी ज्यादा रुपया कमा सकें। तभी फिलिप्स उसे जायगेंट अरीना के बारे में बताता है कि जैसे पहले ह्यूमंस अरीना में एक दूसरे से फाइट किया करते थे, यहां पर जायगेंट एक दूसरे से फाइट करते हैं। तुम उनके ऊपर बेट लगा के काफी ज्यादा ही रुपए कमा सकते हो। इस बात को सुन के ल्यूक मन में सोचता है, जायगेंट जो कि गोलम मैजिक से ही बने हैं, तो फिर मैं बहुत आराम से ही पता लगा पाऊंगा कि आखिरकार कौन जीतने वाला है। तभी फिलिप्स खुशी खुशी इस बार ल्यूक को जायगेंट अरीना की तरफ ले जाने लगता है। तभी उन्हें साइड से किसी की आवाज आती है और ल्यूक अपने सामने देखता है कि कुछ सोल्जर बच्चों को मार रहे हैं, जिन्हें देख वो कहता है, हालांकि 500 सालों में बहुत ज्यादा ही चीजें एडवांस हो चुकी हैं, पर कुछ सड़ी हुई चीजें अब तक इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। इससे पहले कि ल्यूक उनसे कह पाए कि रुक जाओ, किसी और की ही आवाज आती है और सोल्जर्स उसकी तरफ देखने लगते हैं। तभी वो लड़की कहती है कि तुम लोग तो रॉयल गार्ड्स हो, जिसे कि लोगों की प्रोटेक्शन के लिए रखा जाता है, तो फिर अपनी ताकत का इस्तेमाल तुम मासूम बच्चों को मारने के लिए कैसे ही कर सकते हो? और उस लड़की का चेहरा देख के ल्यूक पूरा ही शॉक में था, क्योंकि वो लड़की हूबहू कैटरीना की तरह दिखती थी। उनमें से एक गार्ड कहता है कि प्रिंसेस, आपको हमारे लिए ज्यादा दिक्कत खड़ी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये काउंट का ऑर्डर है। क्या आपको पता है कि इन लोगों की वजह से कितनी ज्यादा चीजें हम लोगों को झेलनी पड़ रही हैं? वो लड़की तभी कहती है, तो इसमें इन छोटे छोटे बच्चों का क्या ही कसूर है? अगर ये लोग गिल्टी हैं तो तुम्हें मुझे भी पनिश करना चाहिए, क्योंकि मैं भी इन्हीं की तरह एक रेफ्यूजी हूँ। गार्ड्स परेशानी में कहते हैं कि हमें भी कोई शौक नहीं है ऐसा करने का, बस हमें ऑर्डर्स दिए गए हैं, तो हम और कुछ नहीं कर सकते। बात को बढ़ता हुआ देख के फिलिप्स ल्यूक से कहता है कि हमें निकल जाना चाहिए। ल्यूक तभी पूछता है, क्या तुम उस लड़की को जानते हो? फिलिप्स जवाब देते हुए बताता है कि वो प्रिंसेस रीना है। मैंने सुना था कि उसका किंगडम पूरी तरीके से ही तबाह हो चुका है। मैंने कभी सोचा तक नहीं था कि मैं प्रिंसेस रीना को किसी ऐसी जगह पे देखूंगा। ल्यूक रीना का चेहरा देख के सोचता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कैटरीना रिबॉर्न हो चुकी हो जैसे वो हुआ है। तभी उनमें से एक गार्ड प्रिंसेस रीना का हाथ पकड़ते हुए माफी मांगते हुए कहता है कि अगर हमने अपना काम सही से नहीं किया तो हमें पनिशमेंट दी जाएगी। और जब प्रिंसेस रीना उसे अपोज करने की कोशिश करती है, तभी वो गार्ड प्रिंसेस रीना को धक्का दे देता है, जिसे देख के ल्यूक इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो डायरेक्टली उस नाइट को जमीन पे गिरा के उसे मारना शुरू कर देता है। फिलहाल वो अपना पूरा ही होश खो चुका था। तभी पीछे से प्रिंसेस रीना आकर ल्यूक का हाथ पकड़ लेती है। तब कहीं वो अपने सेंसेस में आता है। तभी पीछे से दूसरा नाइट ल्यूक के ऊपर अटैक करने ही जा रहा था। तभी फिलिप्स उसकी गले पे स्वॉर्ड रखते हुए कहता है, क्या ये लॉ तुम्हारी जिंदगी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? जिसकी वजह से उन नाइट्स के पास और चारा नहीं रहता। वो ये कहते हुए चले जाते हैं कि तुम्हें इसका खामियाजा आगे चल के भुगतना होगा। इन सारी बातों को इग्नोर करते हुए ल्यूक रीना की तरफ कैटरीना कहते हुए बढ़ता है, पर रीना कहती है कि आखिरकार तुम हो कौन? जिस बात से ल्यूक वहीं पर ही शॉक रह जाता है। और जब वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, रीना डरते हुए कहती है कि मेरे पास बिल्कुल भी मत आना। ल्यूक समझाने की कोशिश करता है तो रीना जवाब देती है, ऐसे तुम्हारे और उन गार्ड्स में अंतर ही क्या रह गया? तुम दोनों ही लोग अपने से कमजोरों को बुली कर रहे हो। और सबसे मेन बात
कि मैं किसी भी कटरीना को नहीं जानती, मेरा नाम रीना है। बात को बढ़ता हुआ देख के फिलिप्स बीच में आकर प्रिंसेस रीना को समझाने की कोशिश करता है और पीछे ल्यूक अपने अलग ही ख्यालों में खोया हुआ था कि उसने इतनी ज्यादा मेहनत की, पर उसे आखिरी में समझ आया था कि वो किसी भी तरीके से उसे दोबारा जिंदा नहीं कर सकता। पर बिल्कुल वैसे ही चेहरे को देख के उसने अपने इमोशंस को खुद के ऊपर हावी होने दिया। तभी कोई प्रिंसेस रीना को बुलाते हुए आता है। वो और कोई नहीं बल्कि प्रिंसेस रीना का बटलर था। वो ल्यूक और फिलिप्स को देखकर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसे लोगों के साथ ज्यादा बातचीत रखनी चाहिए। तभी ल्यूक कहता है, हालांकि हमारे बीच जो भी अभी कुछ हुआ वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, पर सच्चाई तो यही है कि मैंने तुम्हारी मदद की थी। मुझे इस चीज के बदले में कुछ भी नहीं चाहिए था, पर कम से कम तुम एक थैंक्स तक नहीं कर पाई। और यही कहते हुए ल्यूक वहां से जाने लगता है। ल्यूक के जाने के बाद रीना को भी समझ आता है कि जो ल्यूक ने कहा था वो एकदम ही सही था। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें डायरेक्टली ही जाइगेंट अरीना में दिखाया जाता है, जहां पर कमेंटेटर्स अपनी कमेंट्री कर रहे थे और अरीना के एकदम बीचों बीच दो जाइगेंट्स एक दूसरे से फाइट किए जा रहे थे। वहां पर ल्यूक भी पहुंच चुका था फिलिप्स के साथ और वो पहले ही पता लगा ले रहा था कि कौन सा जाइगेंट जीतने वाला है उनके अंदर के माना के फ्लो को पढ़ के। तभी एक नए मैच की अनाउंसमेंट होती है, जिसमें फिलिप्स को तो लग रहा था कि विनर साफ सुथरा है, क्योंकि एक साइड ऐसा बंदा था जिसने 30 में से सिर्फ 2 ही मैच हारे थे और दूसरे साइड ऐसा बंदा जिसने 6 मैचेस में से 5 मैच हार गया था। एक साइड अरीना में सवेज राइडर ब्रायन खड़ा हुआ था और दूसरे साइड स्ट्रिंग राइडर कैरन आता है। फिलिप्स को तो लग रहा था कि कैरन ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा, पर तभी ल्यूक उससे कहता है कि जितने भी रुपए हमारे पास हैं वो सब के सब कैरन के ऊपर लगा दो। जिसे सुन के फिलिप्स घबराते हुए कहता है, इस मैच का तो रिजल्ट एकदम साफ सुथरा है, दूसरा राइडर जीतने वाला है, तो आखिरकार ये क्यों आप कर रहे हैं। ल्यूक एकदम ही शांति से कहता है, जहां से मैं देख रहा हूं वहां से तो मुझे कोई और ही जीतने वाला लगता है। और कमेंटेटर्स ये देख के शॉक थे कि स्टिंग अब तक सैवेज के अटैक को लगातार ही ब्लॉक किए जा रहा था, पर तभी सैवेज अपने अटैक्स की पावर दुगनी बढ़ा देता है, ये कहते हुए, हालांकि तुम्हारे पास स्किल्स हैं पर इतना काफी बिल्कुल भी नहीं है। बेचारा फिलिप्स रोते हुए चिल्ला रहा था, स्टिंग तुम बिल्कुल भी हार नहीं सकते। ल्यूक स्टिंग को देख के सोचता है, पता नहीं ये क्या कर रहा है, क्योंकि इसके पास तो माना फ्लो में काफी ज्यादा ही बड़ा अपर हैंड है। तभी सैवेज एक पावरफुल अटैक स्टिंग के ऊपर करने वाला था, जिससे फिलिप्स तो पूरा ही घबरा जाता है और जैसे ही वो अटैक जमीन को छूता है वहां पर काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है। पर सैवेज ये देख के शॉक था कि स्टिंग तो वहां पर है ही नहीं। हमें स्टिंग को हवा में दिखाया जाता है, जो कि कहता है अब 30 सेकंड बीत चुके हैं और अब तो मैं इससे ज्यादा रिपेयर का खर्चा भी नहीं उठा सकता। तभी स्टिंग अपने जाइगेंट से एक मैजिक सर्कल कास्ट करवा के फायर ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है। उस अटैक की ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसका अपोनेंट उस अटैक को ही झेल नहीं पाता, जिससे फिलिप्स तो काफी ज्यादा ही खुश था, पर ल्यूक उतना ही शॉक था क्योंकि उसने जाइगेंट से मैजिक का इस्तेमाल करवाया है। और वो कहता है कि ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है। तो फिलिप्स उसे बताता है, पक्का वो स्टिंग एक र्यून नाइट होगा, वो ज्यादातर देखने को नहीं मिलते। ल्यूक इन सारी चीजों को साइड रखते हुए सोचता है कि ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि किसी वेपन से मैजिक का इस्तेमाल करवाना, इस थ्योरी को मैंने डेवलप किया है, चाहे जितना भी टाइम निकल जाए कोई इसे रेप्लिकेट नहीं कर सकता, क्योंकि इस चीज को करने के लिए तुम्हें ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करना होगा। सीन शिफ्ट होकर हमें ल्यूक और फिलिप्स को जाइगेंट अरीना के हंगर में दिखाया जाता है, जहां पर फिलिप्स के बार बार सवाल पूछने की वजह से ल्यूक का दिमाग खराब हो चुका था, पर तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है और हमें दिखाया जाता है कि ये और कोई नहीं प्रिंसेस रीना का बटलर है, जो कि प्रिंसेस रीना को समझा रहा था कि आपको कभी भी उस डुअल को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहिए था। फिलिप्स उन्हें देख के कहता है, ऐसा लगता है हम लोग दोबारा से ही प्रिंसेस रीना से मिल चुके हैं। तभी बटलर प्रिंसेस रीना से कहता है कि आपको ऐसे डुअल को एग्री करने की क्या ही जरूरत थी, अगर आप हार गई तो आपको उस काउंट से शादी करनी पड़ेगी। प्रिंसेस रीना कहती हैं कि मेरे पास और कोई चॉइस ही नहीं थी, अगर मैं इसे एक्सेप्ट ना करती तो जितने भी रेफ्यूजीज यहाँ पर आए थे वो भूख से ही मारे जाते। पर बटलर अभी भी इसके खिलाफ था कि ऐसे तो आप खुद को ही सेक्रीफाइस कर रही हैं, आपको क्या लगता है इस टूटे हुए जाइगेंट से कौन ही जीत सकता है। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि आपको खुद की जान से ज्यादा दूसरों की जानों की क्यों पड़ी है। दूसरे साइड ल्यूक फिलिप्स से कहता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। वो मन में सोच रहा था कि ये कैटरीना नहीं है तो फिर मुझे इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तभी कोई कहता है कि ऐसे तो आप खुद को बेच रही हैं प्रिंसेस। काउंट एक ऐसा इंसान है जो किसी चीज को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और अगर आप ही नहीं रही रेफ्यूजीज की मदद करने के लिए
तो फिर इन सारी चीजों का क्या ही मतलब है। वो इस जाइगेंट का रिपेयरमैन था जो कि कहता है कि अगर मैं इसके अंदर के माना स्टोन को भी बदल दूं तो भी ये जाइगेंट बिल्कुल भी काम करने लायक नहीं होगा। काउंट और हमारे जाइगेंट के बीच में जमीन और आसमान का अंतर है, तो आपको बटलर की बात को सुनना चाहिए। पर प्रिंसेस रीना मना करते हुए कहती हैं कि अगर मैं ही इन चीजों के लिए खड़ी नहीं हुई तो फिर आखिरकार कौन कमजोरों के लिए खड़ा होगा। तभी पीछे से ल्यूक आकर कहता है क्या मैं इस चीज को एक बार देख सकता हूं, मुझे लगता है कि मैं इसे काम करने लायक बना दूंगा। पर उन्हें देख के बटलर बीच में आते हुए अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है, ये कहते हुए कि ये असैसिन्स भी हो सकते हैं। फिलिप्स के बताने के बावजूद कि ल्यूक हीरो लार्कन का डिसेंडेंट है, बटलर को तो इस बात पे बिल्कुल भरोसा नहीं होता। पर रीना बीच में आकर कहती है कि मुझे हमारी पिछली मीटिंग के लिए माफी मांगने दो, ऐसा लगता है कि तुम लोगों ने हमारी बातों को सुन लिया है, तो फिर प्लीज अगर तुम मेरी मदद कर सकते हो तो कर दो। जिसे सुन के ल्यूक उस जाइगेंट के पास जाते हुए कहता है चलो मुझे तुम्हें मेरी स्किल्स दिखाने दो। पर इस बात पे उस रिपेयर पर्सन को बिल्कुल भरोसा नहीं होता, वो बस इसे नोबल का ईगो ही कहता है। हो सकता है कि वो बंदा जाइगेंट को और ज्यादा नुकसान पहुंचा दे। तभी फिलिप्स पीछे से आते हुए कहता है क्यों ना हम लोग एक शर्त लगाएं 10,000 पीसों की कि मेरे यंग लॉर्ड इस जाइगेंट को आराम से ही ठीक कर देंगे। उनके बीच में इस बारे में बहस हो ही रही थी। तभी प्रिंसेस रीना सवाल पूछते हुए कहती हैं क्या जो चीज ल्यूक लेकर गया है उससे जाइगेंट को सही किया जा सकता है। और हमें ल्यूक के हाथ में एक डैगर देखने को मिलता है, जिसे देखने के बाद फिलिप्स की तो बोलती बंद हो जाती है और तभी ल्यूक उस डैगर से अपने हाथ को काट लेता है। इसे देखने के बाद तो फिलिप्स की चीखें ही निकल जाती हैं। पर ल्यूक खुद को बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट ना करके एक मैजिक सर्कल को बनाना शुरू कर देता है। उसे कंप्लीट करने के बाद वो इस मैजिक सर्कल को एक्टिवेट करते हुए कहता है जागो। पिछली जिंदगी में हमें सेमन का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो कुछ टूटे हुए गोलम्स के सामने खड़ा था और तभी वो मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उन सभी टूटे हुए गोलम्स को दोबारा से ही जिंदा कर डालता है। और यही चीज फिलहाल प्रेजेंट में भी हुई थी। जो जाइगेंट अभी टूटा हुआ दिख रहा था उससे दोबारा से ही ल्यूक ने एक्टिवेट कर दिया था, जिसे देख के फिलिप्स तो काफी ज्यादा ही खुश था। पर जो जाइगेंट का मैकेनिक था वो पूरा ही सदमे में था और दूसरे साइड रीना और उसका बटलर पूरे ही शॉक थे क्योंकि फिलहाल ल्यूक ने एक डेड मैजिक क्रिस्टल को दोबारा से ही जिंदा कर दिया। अगर इसके बारे में बाहर बात फैली तो कॉन्टिनेंट को छोड़ दो पूरी की पूरी दुनिया ही शॉक हो जाएगी। पीछे से वो मैकेनिक कहता है कि ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, पक्का ही ये कुछ ब्लैक मैजिक जैसा है। जिस बात से फिलिप्स गुस्से में कहता है अब क्या तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत बढ़ चुकी है कि तुम लार्कन फैमिली के हायर को ब्लैक मैजिक इस्तेमाल करने का इल्जाम लगा रहे हो। बेचारा मैकेनिक इससे पूरा ही घबरा जाता है। पर तभी ल्यूक बीच में कहता है कि मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ कि ये हमारी लार्कन फैमिली की टॉप सीक्रेट टेक्निक है जिसे 500 साल से हम लोगों ने छुपा के रखा है। पर प्रिंसेस रीना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ये ब्लैक मैजिक भी होता, क्योंकि इससे काफी ज्यादा ही लोगों की जिंदगी बचने वाली है। और वो पिछली मीटिंग के लिए माफी भी मांगती है, ल्यूक भी उसे माफ कर देता है। तभी प्रिंसेस रीना आगे बढ़ के ल्यूक की चोट के ऊपर कपड़ा बांधने लगती है। उसी टाइम एक नाइट भागते हुए आता है और चिल्लाता है कि एक बहुत बड़ी दिक्कत है, जो राइडर एंड्रे हैं उन्हें मैं कहीं पर भी ढूंढ नहीं पा रहा। जिस बात को सुन के प्रिंसेस रीना पूरी ही शॉक हो जाती हैं। तभी सीन शिफ्ट होकर हमें काउंट मोनाक्यू को दिखाया जाता है जिसने इस डुएल को प्रपोज किया था और उसने ही राइडर एंड्रे को अपने साइड मिला लिया था ताकि प्रिंसेस के पास चांस ही ना हो फाइट बैक करने का। पर वो ये जान के काफी गुस्सा हो जाता है कि उन्होंने उस टूटे फूटे जाइगेंट को भी चलने लायक बना लिया। पर अब भी उसके प्लान में कोई भी दिक्कत नहीं थी क्योंकि हमें उसके सामने एक बहुत ही एडवांस और पावरफुल सा जाइगेंट देखने को मिलता है। सीन शिफ्ट होकर हमें जाइगेंट एरिना में देखने को मिलता है जहां पर आज के दिन का आखिरी मैच होने वाला था, जो कि और किसी का नहीं प्रिंसेस रीना और काउंट के बीच में था। काउंट का जाइगेंट मैग्नम, जिसका की रिकॉर्ड था कि वो 78 लड़ाइयों में से अब तक एक भी नहीं आ रहा है, वो बैटल अरीना में आ चुका था। पर दूसरे साइड प्रिंसेस के साइड का जाइगेंट अब तक बैटल अरीना में पहुंचा ही नहीं था, जिसकी वजह से लोगों को तो काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि हमारे पैसे वापस दो। और इस चीज से काउंट तो हद से ज्यादा खुश था क्योंकि अब वो प्रिंसेस से शादी कर पाएगा, वो भी बिना किसी शर्त के। सीन शिफ्ट होकर हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है जहां पर
पर बटलर को अब तक राइडर नहीं मिला था, तभी उन्हें जानने को मिलता है कि काउंट के लोग यहाँ पर आए थे, जिससे उन्हें समझ आ जाता है कि काउंट ने इतनी गिरी हुई हरकत की है, प्रिंसेस को फाइट करने तक का भी मौका नहीं दिया। इन बातों को सुन के रीना सच में ही काफी ज्यादा डर रही थी। तभी पीछे से ल्यूक कहता है, हालांकि मुझे दूसरों की चीजों में इतनी ज्यादा टांग नहीं अड़ानी चाहिए, पर मैं इस चीज में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। पीछे से फिलिप्स आकर ल्यूक से कहता है, कहीं आप वो तो नहीं सोच रहे जो मैं सोच रहा हूँ? अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको याद दिलवा दूं, जब आपने आखिरी बार जाइगेंट को कंट्रोल किया था तो एक बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई थी। ल्यूक फिलिप्स से इतना ही कहता है, तुम चिंता ना करो। सीन शिफ्ट होकर हमें जाइगेंट अरीना में दिखाया जाता है, जहां पर मिर, जो कि प्रिंसेस के जाइगेंट का नाम है, वो अरीना में एंट्री ले चुका था। पर इस चीज को देख के ड्यूक काफी ज्यादा ही गुस्सा था कि आखिरकार कैसे ही प्रिंसेस को इतनी जल्दी जाइगेंट राइडर मिल गया। तभी प्रिंसेस और उसका बटलर भागते हुए मैच को देखने आ जाते हैं, पर अभी भी प्रिंसेस काफी ज्यादा ही परेशान थी, क्योंकि जाइगेंट के बीच की पावर का डिफरेंस साफ सुथरा ही दिख रहा था। तभी पीछे से ल्यूक आकर कहता है, सारी चीजें ठीक होंगी। हालांकि वो बंदा काफी ज्यादा ही सिंपल माइंडेड है, पर वो इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा ही स्किल्ड है। हमें पता चलता है कि जाइगेंट को और कोई नहीं फिलिप्स चला रहा है। पर मिर को देखने के बाद लोग हंसते हुए कहते हैं, क्या सच में ये लोहे का टुकड़ा एक जाइगेंट के सामने खड़ा भी रहने के लायक है? तभी मैग्नस का राइडर कहता है, हालांकि मुझे तुम्हारे बारे में ज्यादा चीजें नहीं पता, पर मेरा कोई भी मूड नहीं है तुम्हारे ऊपर इजी जाने का। और वो अटैक कर देता है, जिस अटैक का इंपैक्ट सच में काफी ज्यादा ही था। फिलिप्स को इतना अंदाजा तो पहले से ही लग गया था कि उनके जाइगेंट के बीच का पावर डिफरेंस बहुत ज्यादा होने वाला है, पर इसका यह मतलब नहीं कि उसका राइडर भी इतना ही अच्छा हो। और फिलिप्स मैग्नस के ऊपर अटैक करने को बढ़ जाता है, पर मैग्नस का राइडर फिलिप्स के ऊपर हवा में ही अटैक कर देता है, जिससे फिलिप्स को पीछे हटना पड़ जाता है। और उस अटैक के इंपैक्ट और स्पीड को देख के फिलिप्स को समझ आता है कि सामने वाला राइडर कम से कम एक्सपर्ट नाइट के लेवल का है। ऐसे ही मैग्नस काफी ज्यादा अटैक फिलिप्स के ऊपर करता है, पर फिलिप्स हर एक अटैक को बहुत ज्यादा ही अच्छे से डॉज कर लेता है। ऑडियंस में खड़ा हुआ बटलर काफी ज्यादा घबराया हुआ था, क्योंकि वो भागते हुए तो जीत नहीं सकते। तभी प्रिंसेस बटलर को फिलिप्स के ऊपर भरोसा रखने का कहती है। फिलिप्स की स्किल को देख के ल्यूक को इतना तो समझ आ जाता है कि फिलिप्स काफी ज्यादा ही अच्छा नाइट है, पर ऐसा लगता है कि मुझे फिलिप्स को थोड़ी और चीजें सिखानी पड़ेंगी। अरीना के अंदर फिलिप्स भी अब भागते भागते थक चुका था और वो मैग्नस के ऊपर अटैक करता है, पर देखने को मिलता है कि उसके जाइगेंट पे तो एक स्क्रैच तक भी नहीं आया। तभी मैग्नस अपने फिनिशिंग मूव का फिलिप्स के ऊपर इस्तेमाल करता है, पर जैसे ही धूल हटती है वो पूरा ही शॉक हो जाता है, क्योंकि फिलिप्स सामने ना होकर उसके पीछे पहुंच चुका था। फिलिप्स पीछे से कहता है कि अगर अंकल रॉजर को इस चीज के बारे में पता चला तो मैं पक्का मारा जाऊंगा, पर मुझे इस मैच को जीतना ही होगा, क्योंकि यंग लॉर्ड ने अपनी उम्मीदें मेरे ऊपर लगा के रखी हैं। अब मैं तुम्हें मेरी असली ताकत दिखाने वाला हूं। फिलिप्स की स्किल को देख के मैग्नस के राइडर को समझ आ जाता है कि इस बार उसे कोई टक्कर का अपोनेंट मिला है, पर तभी ड्यूक किसी तरीके से उससे कांटेक्ट करके कहता है कि क्या तुम पागल हो चुके हो, जल्दी से ही इस मैच को खत्म करो, नहीं तो तुम्हें इतना तो पता होना ही चाहिए कि हारने के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा। इन लाइनों को सुन के उस राइडर के चेहरे पे डर साफ सुथरा ही दिखता है, और वो तभी अपने जाइगेंट की मैक्स पावर को एक्टिवेट करके फिलिप्स की तरफ अटैक करने को बढ़ जाता है। उसका अटैक जैसे ही लैंड करता है तब उसे समझ आता है कि ये तो फिलिप्स की सिर्फ एक आफ्टर इमेज ही है, और उसके ऑरा को महसूस करके वो राइडर सोचता है कहीं ये वो तो नहीं, मुझे अच्छे से याद है, पर ये तो 3 साल पहले ही गायब हो चुका था। द अनडिफीटेड लेजेंड ऑफ जियांट अरीना, ब्लैक नाइट फैंटम स्वॉर्ड। फिलिप्स का आखिरी अटैक इतना ताकतवर था कि उस एक अटैक से ही मैग्नस पूरी तरीके से ही हार जाता है, और ऑडियंस में मिर के नाम की चीखें गूंजना शुरू हो जाती हैं। फिलिप्स और उस राइडर की बात को सुन के हमें पता चलता है कि फिलिप्स और इसकी फाइट 3 साल पहले भी हो चुकी थी, और एक रिकॉर्ड को सेट करने के बाद फिलिप्स पूरी तरीके से ही जियांट अरीना से गायब हो चुका था। तभी फिलिप्स उससे माफी मांगते हुए कहता है, क्या तुम इस चीज को छुपा सकते हो कि मैं ब्लैक नाइट हूं? वो राइडर भी इस बात के लिए मान जाता है, क्योंकि उसे पता था इस मैच के बाद उसकी नौकरी तो उसके हाथ से जाने ही वाली है। ऑडियंस में खड़े हुए बटलर और प्रिंसेस काफी ज्यादा ही खुश थे। इन सारी चीजों को खत्म करने के बाद ल्यूक डिसाइड करता है कि अब वो इस जगह को शांति से छोड़ के जा सकता है, और वो एक बोर्ड के सामने आ जाता है जहां पर हमें पता चलता है कि मिर के जीतने के चांस सिर्फ 21/1 के ही थे, और ल्यूक ने पूरे के पूरे 10,000 पीसों जो कि अब तक उसके पास थे वो मिर के ऊपर लगा दिए थे। तो अब इसका मतलब उसके पास 2,10,000 पीसों
आ चुके हैं। हमें डायरेक्टली ही ल्यूक को शिप के पास दिखाया जाता है, जहां पर ल्यूक और फिलिप्स वापस जाने के लिए पूरी तरीके से ही तैयार थे। पर प्रिंसेस अभी थोड़ी उदास लग रही थी, क्योंकि ल्यूक ने प्रिंसेस की इतनी ज्यादा मदद की पर प्रिंसेस उसके बदले कुछ कर नहीं पाई। तो ल्यूक कहता है तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं इतने पैसे बना पाया हूं। हालांकि मुझे यहाँ पर थोड़ी देर और रुकना था, पर जो सीन मैंने कॉज किया है मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से जल्द ही निकल जाना चाहिए, क्योंकि जहां तक मैंने काउंट के बारे में सुना है वो इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला। वो पक्का ही अपनी अगली चाल को सोच रहा होगा। बटलर भी कहता है कि हाँ ये बात एकदम ही सही है, हमें भी यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि अब काउंट के पास कोई भी रीजन नहीं बचा है हमें यहाँ पर रखने के लिए। जिस बात पे ल्यूक भी सहमति भरता है। आगे ल्यूक कुछ कह पाता तभी प्रिंसेस कहती है हाँ मुझे इसके बारे में पता है, हालांकि मैं इन सारी चीजों से थोड़ी अनजान हो सकती हूँ, पर मैं अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ सकती। किसी दूसरे के ऊपर रिलाय करने के लिए जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके उतने लोगों की मदद करना चाहती हूँ। इसे सुन के ल्यूक बस स्माइल देते हुए कहता है तो फिर खुद को सेफ रखना। और वो लोग लार्कन विस्काउंटी के लिए निकल जाते हैं, जहां पर फिलिप्स ल्यूक से पूछता है कि आखिरकार आप क्यों इन दोनों गधों को यहाँ पर लाए हैं। और हमें पता चलता है कि ल्यूक उन्हीं दोनों मैकेनिक्स को अपने साथ ले जा रहा था, और वो ऐसा इसी वजह से कर रहा था क्योंकि उन्हें भी ऐसे लोग चाहिए जो कि एक जायगेंट को रिपेयर कर सकते हैं। फिलिप्स को अब तक ये बात अच्छे से समझ नहीं आई थी, वो तो ये तक कहता है आप भी तो ऐसा कर सकते हैं। तो ल्यूक चिल्लाते हुए कहता है तुम्हें अपना मुंह बंद रखना चाहिए और शांति से हमारे जो भी सामान है उसे प्रोटेक्ट करो। और अब हमें डायरेक्टली ही लार्कन मैंशन में दिखाया जाता है, जहां पर वही मर्चेंट मैंशन की सारी चीजों को अपने साथ ले जाने के लिए बिल्कुल ही तैयार था। और वो कहता है कि मैंने तुम लोगों के ऊपर भरोसा किया और तुम्हारा वो यंग लॉर्ड रात में ही अपनी विस्काउंटी को छोड़ के चला गया। वो ऐसे ही बटलर के ऊपर चिल्ला रहा था, तभी पीछे से फिलिप्स आ जाता है और वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है कि मैं यंग मास्टर का एस्कॉर्ट गार्ड हूं और यहाँ पर मैं आपको कुछ डिलीवर करने आया हूं। थोड़े टाइम बाद उस मर्चेंट का चेहरा देखने लायक था, क्योंकि उसके सामने इतने ज्यादा सोने के सिक्के पड़े हुए थे जो कि उसने देखे ही नहीं। तभी फिलिप्स चिल्लाते हुए कहता है अब एक सेकंड भी ना बर्बाद करो, जल्द से जल्द 30,000 पीसों मर्चेंट की कैरेज पे लोड कर दो। मर्चेंट फिलिप्स को थोड़ा शांत करने की कोशिश करता है, तभी फिलिप्स एक स्माइल देते हुए कागज को निकाल के पढ़ना शुरू करता है, जो कि ल्यूक ने इस मर्चेंट के लिए लिखा था। मेरे हिसाब से तो अब तक तुम अपने दिमाग में अगले प्लान की तैयारी भी करने लगे होगे, पर अब जबकि मैंने तुम्हारा पूरा कर्जा चुका दिया है तो मैं चाहता हूं बिना किसी सीन को बनाए तुम यहां से चुपचाप से निकल जाओ, क्योंकि आर्टिकल 36 और सेक्शन 34 के अंदर अगर तुम नोबल की किसी भी प्रॉपर्टी को हथियाने की कोशिश करते हो तो नोबल्स के पास राइट रहता है डायरेक्टली ही तुम्हें एग्जीक्यूट करने का। उस लेटर को सुन के बेचारे मर्चेंट की इतनी ज्यादा हालत खराब हो जाती है, वो बिना एक सेकंड गवाए वहां से गायब हो जाता है। और पीछे फिलिप्स खड़ा होकर कह रहा था कि कम से कम किसी को तो पता है कि यंग लॉर्ड कितने ज्यादा ही डरावने हैं। पीछे से आकर बटलर और बाकी लोग फिलिप्स को बुलाते हैं। फिलिप्स तो काफी ज्यादा ही खुश था, पर जैसे ही वो उनके चेहरे देखता है कि हालत खराब हो जाती है, क्योंकि वो सभी लोग किसी भूखे भेड़िए की तरह उसके ऊपर टूट जाते हैं, ये पूछते हुए कि आखिरकार यंग लॉर्ड कहां है। बेचारे को एक सेकंड भी नहीं मिला था। तब तक नाइट कमांडर कहते हैं कोई एक्सक्यूज ना बनाओ, शांति से मेरे सवाल का जवाब दो। इससे पहले कि फिलिप्स उन्हें बता पाता, हमारा सीन डायरेक्टली ही ल्यूक पे पहुंच जाता है और कहीं नहीं डीमन किंग के टॉवर में आया था, जिसकी हालत को देख के उसे समझ आता है कि इसका ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखा गया। और तभी वो एक चुटकी बजाता है, जिससे वहां की सारी लाइटें अपने आप ही जल जाती हैं। और इस जगह से उसकी और कैटरीना की काफी ज्यादा मेमोरीज जुड़ी हुई थी। इसी वजह से ल्यूक चाहे कुछ भी हो जाए इस जगह को जरूर ही प्रोटेक्ट करेगा। पर फिलहाल जो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो एक जगह पे जाकर अपने हाथ को रखकर कहता है काश ये अभी भी काम कर रहा हो। और हमें देखने को मिलता है कि वहां पर एक सीक्रेट डोर ओपन हो जाता है, जिससे वो काफी ज्यादा ही खुश था कि 500 साल बाद भी ये एकदम ही अच्छे से काम कर रहा है। और वो कहता है अब मुझे उस चीज को ले लेना चाहिए जो कि मुझसे बिलोंग करती है। हमें उसे सीढ़ियों से एक बेसमेंट में आते हुए दिखाया जाता है, जहां के दरवाजे को खोलते हुए वो कहता है कि 5 सेंचुरीज बीत चुकी हैं, तुमने काफी ज्यादा ही अच्छा काम किया है इस जगह को प्रोटेक्ट करके। डीमन हॉरेथ और वो ये सारी चीजें एक स्टोन से कह रहा था। अब हमें 5 सेंचुरीज पहले का सीन देखने को मिलता है, जहां पर सेमन कुछ पपेट्स को खत्म करते हुए कहता है तो तुम यहाँ की रूलर हो। और हमें उसके सामने
सामने हाई डीमन हॉरेत को दिखाया जाता है, जो कि कहती है तुम काफी ज्यादा यंग हो, जिससे मैं कुछ ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, पर तुम्हारी ताकत को मानना पड़ेगा, इसी वजह से मैं तुम्हें मौका दे रही हूँ कि तुम मुझसे कुछ भी जान सकते हो। कम से कम मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। पर सेमन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम सबसे ज्यादा बात करने वाली डीमन अब तक मुझे मिली हो क्या? जैसे जैसे तुम्हारे रैंक बढ़ते हैं तुम्हारी बात करने की भी क्षमता बढ़ती जाती है। चीज से हॉरेत को कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है। वो कहती है तुम हद से ज्यादा ही एरोगेंट हो चुके हो, कुछ लोअर डीमंस को हरा के अब मैं दिखाऊंगी कि डीमंस कहते किसे हैं। सेमन भी अपने गोलम्स को कंट्रोल करते हुए अपनी आर्मी को यहाँ पर बुला लेता है और उन दोनों के बीच वहीं पर ही बैटल शुरू हो जाती है। वो दोनों ही एक दूसरे के पपेट्स को एक झटके में मारे जा रहे थे और हमें बैटल के आखिरी में देखने को मिलता है सेमन उस डीमनेस को उसके गले से पकड़े हुए था और तभी वो उससे कहता है कि तुम दोबारा से ही डिमोनिक एनर्जी में बदल जाओ। इसी वजह से डीमन हॉरेत इस स्टोन में बदल चुकी थी। प्रेजेंट में ल्यूक उस जार को खोलते हुए सोचता है कि अगर मैं एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाया तो एक मॉन्स्टर में बदल जाऊंगा। पिछली लाइफ में मैंने इस वजह से इसे इस्तेमाल नहीं किया था क्योंकि तब मुझे इसे एब्जॉर्ब करने का तरीका नहीं पता था और जब पता चला तब तक मैं 9th सर्किल मैजिशियन बन चुका था और वो डायरेक्टली उस स्टोन को खा जाता है। ये कहते हुए मुझे नहीं लगा था कि मुझे इसे 5 सेंचुरीज बाद इस्तेमाल करना पड़ेगा, पर तभी उसकी बॉडी में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है और जब वो अपनी आंखें खोलता है वो खुद को रियल्म ऑफ माइंड में पाता है और उसे उसके सामने हाई डीमन हॉरेत बैठी हुई दिखती है, जो कि गुस्से में पूछती है आखिरकार तुम कौन हो। ल्यूक काफी ज्यादा ये हैरान था कि अभी भी इसके पास इतनी ज्यादा डिमोनिक एनर्जी है। तभी वो कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी पावर को, इतना ही वो कह पाता है। हॉरेत ल्यूक को पहचान जाती है और वो अचानक से ही आकर ल्यूक का गला पकड़ लेती है, कहते हुए कि अब तो तुम काफी ज्यादा कमजोर हो चुके हो, मैं तो बिल्कुल भी तुम्हें पहचान तक नहीं पाई। इन्हीं लाइनों के साथ हमारा ये पार्ट एंड होता है। अब हम अगले पार्ट में देखेंगे कि आखिरकार ल्यूक क्या करेगा। आप में से जितने भी लोगों को ये सीरीज पसंद आई हो तो वो एक लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट्स में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिख दीजिएगा। अब मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।